स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, NLS कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। आज हम सीखने के स्वरूप तथा उसके अर्थ के बारे में जानेंगे कि सीखना किसे कहते हैं। लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग। आज मैं UG पार्ट 1 के लिए पेपर 1 में सीखने के बारे में चर्चा करूंगी कि सीखना किसे कहते हैं, सीखने का क्या अर्थ है, उसका स्वरूप, कि लर्निंग क्या है। सीखना एक बहुत ही व्यापक तथा महत्वपूर्ण शब्द है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे परिभाषाएं दी हैं तथा उसे वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने की बहुत कोशिश की है। सामान्य अर्थ में अगर हम देखें तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे में परिवर्तन आता है व्यवहार में, उसी को हम लर्निंग या सीखना कहते हैं। परंतु सभी तरह के सीखने को हम या व्यवहार में परिवर्तन को हम सीखना नहीं कह सकते। व्यवहार में परिवर्तन थकान, दवा खाने से बीमारी, परिपक्वता आदि से भी होती है, परंतु ऐसे परिवर्तन को सीखना नहीं कहेंगे। मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होते हैं। प्राय इस तरह के परिवर्तन का उद्देश्य व्यक्ति को किसी दिए हुए वातावरण में समायोजन करने में मदद करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सीखना व्यवहार में वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप तथा जिसका उद्देश्य व्यक्ति के समायोजन में मदद करने से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की अलग अलग ढंग से परिभाषा दी है। सारटेन, नॉर्थ, स्ट्रेज तथा चैपमैन के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। इसी तरह मार्गन, किंग, विस्च तथा स्कापलर ने अपनी परिभाषा दी है। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। इसी संबंध में सीखने की परिभाषा हरिंग नहान ने, जो किम्बल द्वारा दी गई परिभाषा का संशोधन करके सीखने की एक परिभाषा दी। सीखना व्यवहार या व्यवहार परक अंतःशक्ति में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है जो अनुभूति के कारण होती है और जिसे अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं जैसे वे अवस्थाएं जो बीमारी, थकान या औषधि लेने आदि से उत्पन्न होती हैं के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता। इन सारी परिभाषाओं में लगभग एक बात समान है। तो सीखने का स्वरूप बहुत स्पष्ट रूप से यही बताया गया है कि अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन आता है उसे ही हम सीखना कहते हैं। इन सारी परिभाषाओं का जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो कुछ बातें, इन परिभाषाओं से कुछ विशेषताएं सामने आती हैं सीखने की, जो कि हम बताने जा रहे हैं। जब इन परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहली बात यह सामने आती है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, पर प्रत्येक व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहा जाएगा। इसी क्रम में हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है।
अगर परिस्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। व्यवहार में परिवर्तन एक अच्छा एवं अनुकूली परिवर्तन भी हो सकता है या खराब भी हो सकता है। जैसे साइकिल चलाना सीखना, स्वेटर बुनना सीखना आदि व्यवहार में अच्छा या अनुकूल परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह से कभी कभी व्यक्ति कोई बुरी आदतें भी सीख लेता है, झूठ बोलना, चोरी करना आदि, ये सब तो ये भी सीखने में ही आएंगी, बट ये अच्छा ना होके बुरा सीखना हो गया। व्यवहार में ऐसे परिवर्तन खराब परिवर्तन के उदाहरण माने जाते हैं। सीखने से तात्पर्य व्यवहार में इन दोनों तरह के परिवर्तनों से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे परिवर्तन को ही सीखना कहा जाएगा और बुरे परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाएगा। दोनों तरह के परिवर्तनों को सीखना कहा जाएगा। दूसरा है, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। यह अभ्यास से तात्पर्य किसी प्रकार के प्रशिक्षण से नहीं है, जिसमें व्यक्ति किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए तथा अपनी गलतियों में सुधार करते हुए सीखता है। ऐसा कुछ नहीं है। अनुभूति से यहाँ है। अनुभूति से यहाँ तात्पर्य व्यक्ति की आकस्मिक अनुभूतियों से होता है, जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। मान लेते हैं, इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि कोई व्यक्ति टाइप करना सीख रहा है। स्वभावतः टाइप करने की प्रक्रिया कोई प्रशिक्षण के आधार पर सीखा जाता है या सीख रहा है, क्योंकि वह बार बार टाइप करता है तथा प्रत्येक बार में वो अपनी गलतियों में सुधारते हुए जाता है और अंत में वह बिना किसी प्रकार की गलती के ही टाइप करना सीख लेता है। यहाँ व्यवहार में परिवर्तन एक प्रशिक्षण के फलस्वरूप आया, परंतु प्रक्रिया को सीखने के लिए व्यक्ति को अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा भी होता है कि वह मात्र एक बार के अनुभव से ही सीख लेता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति का हाथ एक गर्म स्टोव पर अचानक पड़ जाता है तो मात्र एक बार में सीख लेता है कि उसे गर्म स्टोव पर हाथ नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह के व्यवहार और अभ्यास में मतलब हम कोई प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, परंतु फिर भी वह यह चीज़ सीख जा रहा है। तो यही एक सीखने का एक उदाहरण हुआ। तीसरा, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अगर हम सीखने की परिभाषाओं को देखें तो इस बात पर विशेष रूप से बल डाला गया है कि सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन व्यवहार वैसे परिवर्तन को कहा जाएगा जो एक खास समय तक एक तरह से अस्थायी होता है। उस खास समय की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। वह कुछ दिन का भी हो सकता है तथा कुछ महीनों का भी हो सकता है या कुछ सालों का भी हो सकता है। जैसे मान लें, यदि कोई व्यक्ति टाइप करना सीखता है तो उसके व्यवहार में हुआ इस तरह का परिवर्तन कुछ समय तक स्थायी होता है। अभ्यास न करने से संभव है कि कुछ महीने, 3-4 महीने या 5 महीने में व्यक्ति फिर से टाइप करना भूल जाए या स्लो हो जाए उसकी स्पीड। तब यह कहा जाएगा कि व्यक्ति के व्यवहार में हुआ परिवर्तन क्षणिक होता है, अर्थात कुछ मिनट के लिए ही होता है। तब यह कहा जाएगा कि व्यक्ति के व्यवहार में हुआ परिवर्तन 3 या 5 महीने के लिए ही अस्थायी था। अगर व्यवहार में हुआ परिवर्तन क्षणिक होता है, अर्थात कुछ मिनट के लिए होता है, जैसे कि प्रेरणात्मक अवस्था जैसे भूख, प्यास, नींद आदि होती है, तो उसे हम सीखना नहीं कहते हैं। हाउस्टन ने कहा है कि
व्यवहार में प्रेरणात्मक स्थिति में उतार चढ़ाव से उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन सीखने की श्रेणी में नहीं आते हैं। केवल अस्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहा जा सकता है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण की विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना कहलाने के लिए कुछ शर्तें अनिवार्य हैं। पहला, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप ही हो। थकान, परिपक्वता, दवा खाने या अभिप्रेरणात्मक स्थितियों के उतार चढ़ाव के कारण हुए परिवर्तन को हम सीखना नहीं कह सकते हैं। दूसरा है, व्यवहार में अभ्यास या अनुभूति से उत्पन्न परिवर्तन को क्षणिक न होकर अपेक्षाकृत अस्थायी होना चाहिए, तो ही उसे हम सीखना कह सकते हैं। इस तरह से हमने जाना कि सीखना किसे कहते हैं तथा उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।